गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, पिछले एपिसोड में मैं टेंजेंट एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स करा रहा था। आज फिर मैं आपको वही न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ, बट क्वेश्चन अच्छे होंगे, डिफरेंट होंगे। आप कंसंट्रेट करना, फोकस रहना, एंजॉय करोगे। सो देखिए फिर। A fully charged capacitor C with initial charge Q naught is connected to a coil of self-inductance cell at t equals 0. The time at which the energy is stored equally between the electric and the magnetic field is. So we are given 4 options. इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। See the solution. According to the given condition, at t equals 0, q equals q naught and I equals 0. For LC oscillation without battery, we have already derived that at t equals t, q equals q naught cos omega t. बच्चों, इसका डेरिवेशन मैं दे चुका हूँ, आप इनर पेजेस पर जाकर वहाँ से रिवीजन करोगे कि for LC oscillation without battery, we have derived that at any moment t equals t, the instantaneous charge stored on the capacitor becomes q naught cos omega t and the instantaneous current flowing in the circuit I equals q naught omega sin omega t. ये डेरिवेशन में दे चुका हूँ बच्चों, आप इसको रिवीजन कर लेना। As per the given condition at t equals t, v equals uv. बच्चों, आपके क्वेश्चन में ये बताया गया कि after what time, the time at which the energy is stored equally between electric and the magnetic field. इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, आपसे वो टाइम पूछा गया है टी की वैल्यू जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में स्टोर्ड एनर्जी इक्वल हो जाएगा, तो वो टाइम आपको निकालना है। तो वही कंडीशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। As per the given condition at any moment t equals t, v equals uv, I mean potential energy stored in the electric field must be equal to magnetic potential energy stored in the magnetic field. अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो टाइम टी की वैल्यू क्या होगी। सो प्यारे बच्चों, क्यू का फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, करंट आई का फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, यूई का फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। क्यू की वैल्यू पुट कर दिया, 2c से डिवाइड कर दिया, और यूवी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल में आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें से सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डेरिवेशन में सिखा चुका हूँ कि 1 अपॉन एल सी होता है। टी होगा हाफ एल क्यू नॉट स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एल सी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। लेफ्ट हैंड साइड को रिपीट किया, राइट हैंड साइड में बच्चों एल एल कैंसिल होगा, फिर मिलेगा क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c बोथ साइड से कैंसिल आउट होगा, फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी से इधर डिवाइड करोगे, आएगा tan स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स 1। फिर पॉजिटिव रूट ले, क्योंकि टाइम टी की वैल्यू पॉजिटिव होती है इसलिए पॉजिटिव रूट यहाँ पे लिया जाएगा। तो पॉजिटिव रूट लेने पर tan ओमेगा टी 1 आता है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो कि अगर tan थीटा 1 आता है तो थीटा की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू π/4 रेडियन होता है। थीटा की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ लिखोगे π/4, आई मीन ओमेगा टी इक्वल्स π/4। यहाँ से टी की वैल्यू आती है π/4 ओमेगा। ओमेगा का डेरिवेशन दे चुका हूँ 1 अपॉन रूट एल सी।
पुट करने पर टाइम टी की वैल्यू आती है π/4√LC। ये टाइम टी की वही वैल्यू है बच्चों जिस मोमेंट पर यूई और ओवी दोनों इक्वल हो जाएंगे, यही पूछा गया था। तो ये आपका आंसर हुआ और ये ऑप्शन डी हुआ। ऑप्शन डी मैच कराइए। π/4 into √LC, this is option D. Done. Now your next question. The figure shows an experimental plot। बच्चों ये क्वेश्चन जेई मेन का है, रिसेंटली पूछा हुआ है। An experimental plot for discharging of a capacitor in an RC circuit. The time constant tau of the circuit lies between. So we are given 4 options again. Potential difference V in volts y-axis पर, टाइम t in seconds x-axis पर, और ये ग्राफ दिया हुआ है। तो बच्चों आपको मैं बताना चाहूँगा कि पोटेंशियल डिफरेंस V जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑब्वियसली ये डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर का क्वेश्चन है कि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये वही V की वैल्यू, और ये वेरिएबल टाइम t हुआ। इस ग्राफ को डिकोड करके मैं आपको निकालना सिखाता हूँ कि टाउ की वैल्यू कैसे सॉल्व होगी। कुछ पढ़े हुए फॉर्मूले यूज करोगे आप। फॉर अ डिस्चार्जिंग कैपेसिटर वी ऑलरेडी नो दैट द कैपेसिटी वोल्टेज Vc इक्वल्स EMF V into e power minus t by tau। बच्चों डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का केस रिवाइज कर लेना, ये फॉर्मूला में डिराइव करके दे चुका हूँ। कैपेसिटी वोल्टेज होता है EMF E into e power minus t by tau। Now according to the given plot at t equals 0 Vc equals 25 volt। प्यारे बच्चों इस ग्राफ को डिकोड करो। जब टाइम t की वैल्यू 0 होगी तो Vc की वैल्यू यहाँ पे 25 वोल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा at t equals 100 सेकेंड्स Vc equals 12.5। 100 सेकेंड्स को रीड करो, t equals 100 सेकेंड्स, इसको प्रोजेक्ट करो और ग्राफ को जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहाँ से वर्टिकल लाइन पे प्रोजेक्ट करो। बच्चों बहुत ध्यान से देखोगे तो जब इसको वर्टिकल लाइन पे प्रोजेक्ट करोगे तो ऑलमोस्ट सेंटर में आएगा। इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग जो Vc होगा तो 10 और 15 का एवरेज होगा, सो दैट विल बी 12.5। इस ग्राफ को रीड करने से मुझे क्या मिलता है, जब टाइम t की वैल्यू 100 सेकेंड होएगी तो उस मोमेंट पर Vc की वैल्यू 12.5 वोल्ट होगा। मैंने इसको यहाँ पे लिख रखा है एट t प्लस 100 सेकेंड Vc इक्वल्स 12.5 वोल्ट। अब मैं ये कंडीशन इस फार्मूले में पुट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले t को 0 पुट करूंगा, Vc को 25 पुट करेंगे। देखिए t को 0 पुट करने पर आएगा e पावर 0 and e power 0 is 1। I mean that is EMF E। It means EMF E equals 25 volt। EMF E equals 25 volt। This is equation number 1। अब सेकेंड कंडीशन पे आ जाओ। Vc की वैल्यू लिखा है 12.5, टाइम t की वैल्यू लिखा है 100, तो t की जगह पे 100 पुट करो, Vc की जगह पे 12.5 पुट करो, and this will give you equation number 2। Now from equation 1 and 2 अब क्या करो बच्चों, यहाँ जो EMF 25 वोल्ट डिराइव करे तो इसको लाकर यहाँ पे पुट कर दो। तुम्हारा इक्वेशन मिलता है 12.5 इक्वल्स 25 इंटू ई पावर माइनस 100 बाई टाउ। इज इट? 25 को लेफ्ट साइड में लाकर डिवाइड करो। नाउ द रेशियो कम्स आउट 1/2 इक्वल टू ई पावर माइनस 100 बाई टाउ। बच्चों 1/2 को रेसिप्रोकेट करो, इस एक्सपोनेंशियल को भी रेसिप्रोकेट करो, that will give you 2 equals e power plus 100 by tau। Now taking log of both sides, e बेस पर दोनों तरफ का log ले लो। लेफ्ट साइड मिलेगा log 2 टू द बेस e, राइट साइड में मिलेगा 100 by tau देन log e टू द बेस e। तो log e टू द बेस e की वैल्यू एक्जैक्टली 1 होता है, लिख डालो।
और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाउ निकालो, देन टाउ कम्स आउट 100 अपॉन ln 2 टू द बेस सी। आई मीन log 2 टू द बेस सी की वैल्यू होता है 0.693, 100 अपॉन 0.693 करोगे, नाउ दिस कम्स आउट ऑलमोस्ट 144.30 सेकेंड्स। आई मीन टाउ की वैल्यू बच्चों आपने ग्राफ को डिकोड करके सॉल्व कर लिया। अब ये जो टाउ की वैल्यू है ये ऑप्शन सी में सेटिस्फाई होने जा रहा है। ऑप्शन सी मैच कराओ, देखो यहाँ पर टाउ लाइज बिटवीन 100 सेकेंड एंड 150 सेकेंड, तो आपने जो आंसर निकाला है वो इसी रेंज में आएगा, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। डन बच्चों, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है और ओरिजिनली एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक में दिख जाएगा। नाउ वन मोर क्वेश्चन, इन एन एलसीआर सर्किट as shown below, both switches are open initially. Now switch S1 is closed and S2 kept open. Q is charge on the capacitor and tau equals RC is capacitor time constant. Which of the following statement is correct? So we are given 4 options. सही ऑप्शन बताना है। डबल लूप का सर्किट है बच्चों, डबल स्विचेस गिवन है यहाँ पे। क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। Since the switch S1 is closed and S2 kept open, hence the inductor L is useless in the circuit. बच्चों जब S2 को ओपन रखोगे तो इंडक्टर आपके सर्किट में कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इस सर्किट का जो लोअर पार्ट है हमारे लिए यूजलेस माना जाएगा। जब S1 को क्लोज कर दोगे तो बिकॉज ऑफ दिस बैटरी अपर लूप कंप्लीट हो जाएगा और बैटरी वर्क करना शुरू करेगी और इसमें एंटी क्लॉकवाइज एक लोकल करंट इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो लोकल करंट इस्टेब्लिश हो जाएगी, इसको बोला जाएगा ग्रोथ ऑफ चार्ज और चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करें हैं उसको यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। और ये जो लोअर आर्म है बच्चों ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये यूजलेस है मेरे सर्किट में, तो मैं इसको डिलीट कर दूँ। तो ऊपर वाले लूप पे फोकस करो, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर का केस होगा और इसमें Q और करंट दोनों का फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। So in the upper loop the capacitor will start charging as per the formula. Q का फॉर्मूला CV into 1 minus e power minus t by tau। तो आपके 4 ऑप्शन को सेटिस्फाई कराने के लिए पहले t को टाउ लेना होगा। बच्चों जब t को यहाँ पे ला के टाउ पुट करोगे, टाउ बाय टाउ यहाँ पे 1 आएगा, ब्रैकेट में आएगा e पावर माइनस 1 और Q की वैल्यू सॉल्व होकर आती है CV into 1 माइनस e पावर माइनस 1। ये तो मैच नहीं हुआ बच्चों। आप t इक्वल्स 2 टाउ देखो क्या होता है। जब t को 2 टाउ पुट करोगे फॉर्मूले में, 2 टाउ अपॉन टाउ इज -2, यहाँ पे मिलता है e पावर -2, आई मीन CV into 1 minus e पावर -2 एंड दिस इज योर ऑप्शन सी। t इक्वल्स 2 टाउ पर आपके सर्किट में कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू CV into 1 minus e पावर -2 होगा, ऑप्शन सी मैच हो गया। ठीक है बच्चों, at t इक्वल्स 2 टाउ q इक्वल्स CV into 1 minus e पावर -2 मैच हो गया, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। इज इट? अब कुछ और भी देखो, बिटवीन t इक्वल्स 0 to t इक्वल्स infinity the total charge delivered by the battery is not equal CV। ये मैं आपको डेरिवेशन में पढ़ा चुका हूँ। इनफाइनाइट टाइम के बाद कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम होता है और कांस्टेंट हो जाता है इक्वल टू C into E की वैल्यू V लिखा जाएगा। सो टोटल वर्क डन बाय द बैटरी डेल्टा WB फार्मूला बता चुका हूँ, EMF इनटू टोटल चार्ज सेंट आउट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल, EMF into total charge sent out of positive terminal, that is Q naught। I mean during the charging process 0 से infinity time total work done by battery आएगा EMF into Q naught, but Q naught is CV, comes out CV square।
तो डेल्टा डब्ल्यू बी की वैल्यू आती है सी वी स्क्वायर। और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर V इक्वल्स हाफ सी वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो। हीट एनर्जी डिसिपेटेड इन आर, ये मैं आपको पिछले चैप्टर में सिखा चुका हूँ कि जब कैपेसिटर चार्ज होता है, करंट सेटअप हो जाती है, तो रेजिस्टेंस में जूल सेटिंग इफेक्ट होता है और हीट के फॉर्म एनर्जी डिसिपेट होती है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से ये फार्मूला मैं क्रिएट करके सिखाया हूँ कि आपके सर्किट में जो आर में हीट जनरेट होगी, दैट शुड बी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन डेल्टा डब्ल्यू बी एंड डेल्टा यू। I mean, this is big work done by all batteries in the circuit, और ये इंक्रीमेंट इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑन ऑल कैपेसिटर्स। इन दोनों का डिफरेंस लेने से हीट प्रोड्यूस्ड इन आर आएगा। डेल्टा डब्ल्यू बी की वैल्यू आप निकाल चुके हो सी वी स्क्वायर, डेल्टा यू की वैल्यू निकाले हो हाफ सी वी स्क्वायर। बच्चों, डेल्टा एच की वैल्यू आती है हाफ सी वी स्क्वायर। आई मीन जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हाफ सी वी स्क्वायर होगी, जो वर्क डन बाई बैटरी होगा वो सी वी स्क्वायर होगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ बच्चों कि जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो वर्क डन बाय बैटरी का जस्ट हाफ होता है। और ऐसा कोई ऑप्शन लिखा हुआ नहीं है, चेक कर लो यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा है बच्चों कि वर्क डन बाय बैटरी इज हाफ ऑफ द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, जबकि मैं डिराइव करके दिखाया हूँ कि वर्क डन बाय जो बैटरी है वो हाफ की जगह पे डबल है एज कम्पेयर टू एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। इसके कंपेरिजन में बैटरी का वर्क डबल है, हाफ नहीं है, यही मैंने प्रूफ किया है, इसलिए ऑप्शन ए भी गलत है। इन चारों में से केवल एक ही ऑप्शन सही निकला, दैट इज ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन हो गया बच्चों। ये ट्रांजिएंट एनालिसिस के ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको पूरा डिटेल डेरिवेशन पढ़ाया है कि क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा आप उसे कर ले जाओगे। नाउ वन मोर क्वेश्चन। इन द सर्किट shown here, the point C is kept connected to point A till the current flowing through the circuit becomes constant. Afterward, suddenly, point C is disconnected from point A and connected to point B at time t equals 0. Ratio of the voltage across resistance and the inductor at t equals L by R will be equal to। प्यारे बच्चों, एल आर सीरीज सर्किट में टाउ की वैल्यू एल बाई आर होती है, आप जानते हो। आमीन, ये जो रेशियो आपसे पूछा है रेजिस्टिव वोल्टेज और इंडक्टिव वोल्टेज का रेशियो पूछा है व्हेन टी इक्वल्स टाउ, यह आपका क्वेश्चन है। जो कंडीशन यहाँ पे दे रखा है उसको मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। 4 ऑप्शन दिया है और ये सर्किट दिया है। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए को सी से लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए कनेक्ट करके रखा गया है। बच्चों, ये जो बी पॉइंट होगा ये डिसकनेक्टेड रहेगा और ए और सी कनेक्ट करोगे, आउटर लूप आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, बैटरी वर्क करना शुरू करेगी, क्लॉकवाइज करंट इसमें मूव करेगी और ये ग्रोथ ऑफ करंट का केस होगा और ये आर एल सीरीज अलॉन्ग विद बैटरी होगा। तो हम लोग वो फार्मूला यूज कर सकते हैं, वही मैंने किया है। बच्चों, सॉल्यूशन के इस डायग्राम में मैंने ए को सी से कनेक्ट कर दिया और वेरिएबल करंट आई को इसमें क्लॉकवाइज बढ़ता हुआ दिखा दिया। अब ये करंट वेरिएबल होती है, इनिशियल वैल्यू इसका 0 होता है लेंज लॉ से, और लॉन्ग टाइम इंटरवल के बाद ये कांस्टेंट हो जाती है और उस कांस्टेंट सैचुरेटेड करंट की वैल्यू सॉल्व करने पर ई बाई आर आता है। तो करंट इसमें कांस्टेंट हो चुकी है कितना, ई बाई आर, और इंडक्टर के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाता है क्योंकि करंट कांस्टेंट हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स कांस्टेंट means steady state is established and the current becomes equal to E by R. Then suddenly point C, ये भी लिखा हुआ आपके क्वेश्चन में, करंट कांस्टेंट हो चुकी है, suddenly point C is disconnected from point A
and connected to point B at time t equals 0। बच्चों आपको मैंने बताया कि इस सर्किट में इंडक्टर के थ्रू करंट कांस्टेंट हो चुकी है E/R, और इंडक्टर में कैसे फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज। तो जैसे ही आप A से कनेक्ट करके C को B से कनेक्ट करोगे, ये बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और डिस्कनेक्ट होने के बाद ये यूजलेस हो जाएगी, ये आपके सर्किट में वर्क नहीं कर पाएगी। लेकिन लेंज लॉ से इस इंडक्टर के क्रॉस फिर से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा जो करंट के डिक्रीज होने का अपोज करेगा। बच्चों जब आपके लूप में बैटरी नहीं रहेगी, इसके मैग्नेटिक फील्ड के जो स्टोर्ड एनर्जी है वो लगातार हीट में कन्वर्ट होगी, और जब मैग्नेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी तो करंट आई को डिक्रीज होना पड़ेगा। इसलिए इसमें फिर से दोबारा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और वो करंट के डिक्रीज होने का अपोज करेगा। शुरू में स्ट्रांगली अपोज करेगा, करंट को डिक्रीज नहीं होने देगा। आई मीन करंट आई की लोअर लिमिट E/R मैक्सिमम के बराबर ही रहेगा। उस वक्त एक न्यू स्टॉप वॉच ऑन कर चुके हो, इज इट? तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इन दिस केस करंट स्टार्ट्स डिकेइंग। तो बच्चों ये RL सीरीज सर्किट का केस हुआ। RL सीरीज सर्किट विदाउट बैटरी, दैट इज डीके ऑफ करंट। तो जब डीके ऑफ करंट होता है बच्चों, तो मैंने आपको डेरिवेशन दिया था, रेजिस्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला आया था EMF × e⁻t/τ, और इंडक्टिव वोल्टेज VL का भी फॉर्मूला सेम टू सेम आया था, EMF × e⁻t/τ, दोनों फॉर्मूले इक्वल आए थे। सो रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड द इंडक्टर, आई मीन VR और VL का रेशियो डिवाइड करने पर राइट हैंड साइड पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। जब पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा तो ये रेशियो की वैल्यू आएगी +1। आई मीन बच्चों ये जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट आता है, वो टाइम t पर डिपेंड ही नहीं करता। तो इसमें कहा जाएगा टाइम t की किसी भी वैल्यू पर इन दोनों का रेशियो एग्जैक्टली +1 आएगा। दिस इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में देखो +1 होगा, +1 ऑप्शन बी। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, an LCR circuit is equivalent to a damped pendulum. In an LCR circuit, the capacitor is charged to Q0 and then connected to the L and R as shown at t equals 0. If a student plots graphs of the square of maximum charge, that is Q max square, on the capacitor with time t for two different values L1 and L2, where L1 is more than L2 of L, then which of the following represents this graph correctly? Given A0 greater than Q0, plots are schematic and not drawn to the scale. बच्चों आपके क्वेश्चन में एक LCR सीरीज सर्किट दिया है और इस सर्किट में बैटरी नहीं है, लेकिन कैपेसिटर फुल चार्ज है और इस पे चार्ज का मैग्नीट्यूड Q0 है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर है। तो जब ये सर्किट कंप्लीट होगा t = 0 पे, तो वो चार्ज कैपेसिटर बैटरी की तरह बिहेव करेगा, अपने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट सप्लाई करना शुरू करेगा और इसमें करंट इस्टेब्लिश हो जाएगी। फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन स्टार्ट होगा, आई मीन एक ऐसी करंट फ्लो करेगी जिसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो लगातार घटता जाएगा, और चार्ज भी इस पे ऑसिलेट करेगा, उसका भी एम्पलीट्यूड घटता जाएगा। LCR सीरीज विदाउट बैटरी का डेरिवेशन रिवाइज कर लेना। LCR सीरीज विदाउट बैटरी, उसमें चार्ज Q का फॉर्मूला यहाँ पे लाकर इस्तेमाल करना। इसमें चार में से कौन सा सही ग्राफ है आपको बताना है। चार ग्राफ क्वेश्चन में दिया है। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि मैंने आपको क्या डिराइव करवाया था। इन द गिवन LCR circuit, the capacitor is charged to Q0 and then connected to the L and R
as shown at t equals 0. It means at t equals 0, q equals q naught and I equals 0. ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। जब सर्किट कंप्लीट नहीं था, बच्चों सर्किट कंप्लीट नहीं था तो इंडक्टर में करंट 0 थी। तो जैसे ही आप सर्किट कंप्लीट कराते हो t इक्वल 0 पर, इंड्यूस्ड EMF इंडक्टर में जनरेट होता है जो करंट को ग्रो नहीं होने देता और इनिशियल वैल्यू मेंटेन रखता है। तो लेंज लॉ की वजह से टाइम t इक्वल 0 पे करंट I की लोअर लिमिट 0 आती है और चार्ज तो Q नॉट उस पर ऑलरेडी दिया जा चुका है। कनेक्ट करने से पहले कैपेसिटर को Q नॉट चार्ज दिया जा चुका है, तो चार्ज को गायब होने में कुछ टाइम लगता है कि तुरंत यहाँ से चार्ज डिक्रीज तो होगा नहीं, तो चार्ज की इनिशियल वैल्यू Q नॉट मानी जाएगी। और ये LCR सीरीज का केस, इसमें बैटरी नहीं है। तो वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड दैट एट t इक्वल्स t, डेरिवेशन आप रिवाइज कर लेना। LCR सीरीज विदाउट बैटरी डिराइव कर लेना। इंस्टेंटेनियस चार्ज Q इक्वल्स नॉट इन टी पावर माइनस बीटा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस 5। बच्चों ये जो टोटल टर्म है इसका एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज बोलते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब किसी मोमेंट पर चार्ज की पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। मेरे क्वेश्चन के लैंग्वेज में इसी को क्यू मैक्स बोला जाएगा। ये चार्ज का एम्पलीट्यूड है, इसी को क्यू मैक्स बोला जाएगा। तो क्यू का फॉर्मूला आएगा क्यू मैक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस 5। मैं डेरिवेशन दे चुका हूँ, आप रिविजन कर लेना। कंपेयर करने पर क्यू मैक्स की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आएगी। क्यू मैक्स की वैल्यू आती है नॉट इंटू ई पावर माइनस बीटा टी, इज इट। और ये फंक्शन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है। टी इक्वल 0 पुट करोगे तो क्यू मैक्स की इनिशियल वैल्यू ए नॉट आएगी, इज इट। अब मैंने क्या किया है कि बोथ साइड का होल स्क्वायर किया है, क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो स्क्वायर का है। नाउ क्यू मैक्स स्क्वायर इक्वल्स ए नॉट स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस 2 बीटा टी। बच्चों अगर कंपेयर करोगे तो मैं डेरिवेशन के वक्त सिखाया था आपको कि बीटा की वैल्यू कंपेयर करने पर r बाई 12 होता है और इसका ग्राफ डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड होता है। बीटा की वैल्यू r अपॉन 12 होता है। अब आपके क्वेश्चन में L1 L2 दिया हुआ, उसको देखो कैसे यूज करूँगा। क्यू मैक्स 1 स्क्वायर अपॉन क्यू मैक्स 2 स्क्वायर का रेशियो निकालो। क्यू मैक्स 1 तब होगा जब बीटा की वैल्यू बीटा 1 होगी एट द सेम टाइम t। क्यू मैक्स 2 तब होगा जब बीटा की वैल्यू बीटा 2 होगी एट द सेम टाइम t। ए नॉट स्क्वायर तो एक कांस्टेंट है, वो सेम टू सेम रहेगा। तो बच्चों डिवाइड करने पर ये कैंसिल आउट होगा और इसको सॉल्व करने पर ये न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव हो जाता है। तो मिलता है एक्सपोनेंशियल रेस्ट टू द पावर 2 इंटू बीटा 2 माइनस बीटा 1 इंटू टी, इज इट। प्यारे बच्चों बीटा 2 की वैल्यू r बाई 2L2 होगा, r बाई 2L2। बीटा 1 की वैल्यू r बाई 2L1 होगा, पुट कर दिया। r बाई 2 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आएगा 1 बाई L2 माइनस 1 बाई L1। गॉट इट। 2 को 2 से कैंसिल आउट कराया, रिमेनिंग r को रिपीट किया और इसको भी रिपीट किया, यहाँ लिख डाला। आपके क्वेश्चन में L1 ग्रेटर दैन L2 दे रखा है, तो आप इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन पे ध्यान दो। अगर L1 ग्रेटर है, ग्रेटर दैन L2, अगर ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, ये रेशियो बिगर आएगा, ये रेशियो स्मॉलर आएगा। इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, r और t भी पॉजिटिव है। ये टोटल एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा। जब टोटल एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा तो 0 से बड़ा होगा। जब e पे पावर 0 से बड़ा होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होगी, क्योंकि e पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो राइट हैंड साइड कंप्लीटली ग्रेटर दैन 1 होगा। तो आपने क्या प्रूव किया बच्चों? L1 greater than L2, is it? Therefore this complete expression will be more than 1,
लेकिन इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की जगह पे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इन दोनों का रेशियो। इसको ला के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर डालो। आपने लिखा क्यू मैक्स वन स्क्वायर ओवर क्यू मैक्स टू स्क्वायर विल बी मोर देन वन। कहते हैं पॉजिटिव रूट लेने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, तो आप पॉजिटिव रूट ले लो, ग्रेटर देन वन बना रहेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने क्या प्रूव किया बच्चों, क्यू मैक्स वन ग्रेटर देन क्यू मैक्स टू, क्यू मैक्स वन ग्रेटर देन क्यू मैक्स टू। क्यू मैक्स वन के लिए सर्किट में L1 लगा था, क्यू मैक्स टू के लिए सर्किट में L2 लगा था, एंड दिस विल बी मोर देन दिस, दैट इज ऑप्शन टू। मैं ऑप्शन टू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बच्चों ये आपको बताया जा चुका है कि क्यू मैक्स का जो फंक्शन था क्यू मैक्स स्क्वायर वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड था, तो ग्राफ का पैटर्न तो वैसा ही दिखेगा। और टी इक्वल जीरो पर इनिशियल वैल्यू ले नॉट स्क्वायर थी, मगर L1 ग्रेटर दैन L2 दिया है, तो L1 के लिए ग्राफ ऊपर से जाएगा, L2 के लिए ग्राफ नीचे से जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो आप डिराइव करे हो टाइम की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लो टी, टाइम की पर्टिकुलर वैल्यू टी पर एक वर्टिकल लाइन बना दो। ये वर्टिकल लाइन दोनों ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करेगी, जो यहाँ पे कट करेगी उसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करो, ऊपर वाले ग्राफ को यहाँ पे प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ आएगा क्यू मैक्स वन स्क्वायर, ये जो हाइट आएगी इतनी, दैट इज कॉल्ड क्यू मैक्स वन स्क्वायर। और ये जो वर्टिकल लाइन आपके सेकेंड ग्राफ को यहाँ कट करेगी उसको वर्टिकल लाइन पे प्रोजेक्ट करोगे करोगे ये हाइट आएगी क्यू मैक्स टू स्क्वायर। बच्चों आप देख पा रहे हो कि क्यू मैक्स वन स्क्वायर इज ग्रेटर दैन क्यू मैक्स टू स्क्वायर, इज इट? क्यू मैक्स वन स्क्वायर इज ग्रेटर दैन क्यू मैक्स टू स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन टू ही सही माना जाएगा और यही आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिलहाल ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत है, और इसमें L2 ऊपर L1 नीचे, यहाँ पे उल्टा रिलेशन है, तो ये तो सही नहीं होगा। यहीं पे सही आएगा क्योंकि क्यू मैक्स वन स्क्वायर बिगर दिख रहा है और क्यू मैक्स टू स्क्वायर स्मॉलर दिख रहा है, और यही आपने प्रूव भी किया है बच्चों। देखो क्यू मैक्स वन स्क्वायर इज ग्रेटर दैन क्यू मैक्स टू स्क्वायर, ये ऑप्शन टू में ही सेटिस्फाई होने जा रहा है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल में पढ़ोगे तभी इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे, सिर्फ फार्मूले रट लोगे तो इस तरह के क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हर साल क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है और ये भी जेईई मेन का क्वेश्चन है। इन सारे कॉम्पिटिशन्स में ट्रांजिएंट एनालिसिस पे धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इसे छोड़ नहीं सकते, सीखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी जेईई मेन का है, देखिए आप। An inductor L equals 0.03 Henry and a resistor R equals 0.15 kilo are connected in series to a battery of 15 volt EMF in a circuit shown below. The key K1 has been kept closed for a long time. Then at t equals 0, K1 is opened and K2 is closed simultaneously. At t equals 1 millisecond, the current in the circuit will be given e power 5 is approximately equal to 150, and we are given 4 options. We have to find out what at t equals 1 millisecond the current in the circuit will be. बच्चों जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा काम करो। क्वेश्चन में बोलता है कि K1 को लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज किया, हाउएवर K2 ओपन है तो ये आपके सर्किट में जुड़ नहीं पाएगा, यूजलेस है, इसको एलिमिनेट कर दो। K1 को क्लोज कर दोगे तो आउटर लूप कंप्लीट हो जाएगी और ये RL सीरीज विद बैटरी होगा, जिसको आपने ग्रोथ ऑफ करंट के नाम से पढ़ा है। इस सर्किट में करंट ग्रो करेगी, क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, करंट ग्रो करेगी। ग्रोइंग करंट का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो बच्चों, तो उस फार्मूले के हिसाब से इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट इसमें मैक्सिमम होकर कांस्टेंट हो जाती है और उस कांस्टेंट करंट की वैल्यू
EMF अपान R के बराबर होता है, इतना आप पढ़े हो, EMF अपान R के बराबर होता है, इज इट? EMF की वैल्यू 15 वोल्ट, R की वैल्यू 150 ओम, किलो का हटाओगे तो 150 ओम आएगा। फिर क्वेश्चन में बोला है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम का मतलब इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम में इसमें करंट कांस्टेंट हो चुकी थी, क्लॉकवाइज बढ़ रही थी, अचानक से K1 को ओपन कर दिया, K2 को शॉर्ट करा दिया और एक न्यू स्टॉप वॉच ऑन कर दिया। बच्चों जैसे इसको शॉर्ट कराते हो, K1 को ओपन करते हो, ये बैटरी आपके सर्किट में डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो नीचे का पोर्शन यूजलेस हो जाएगा। इन K2 को आप शॉर्ट करा चुके हो, तो कहते लेंज लॉ की वजह से इसमें करंट जैसे क्लॉकवाइज बह रही थी वैसे बहती रहेगी, इमीडिएट ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही डायरेक्शन चेंज होता है। तो अपर लूप में करंट इसमें पिछली बार की तरह क्लॉकवाइज सर्कुलेट होती रहेगी, इमीडिएट ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना ही डायरेक्शन चेंज होगा। बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, अपर लूप कंप्लीट हो गया है, इस अपर लूप में करंट क्लॉकवाइज सर्कुलेट होने शुरू हो जाएगी। लेकिन बच्चों अब इसके मैग्नेटिक फील्ड का स्टोर्ड एनर्जी लगातार हीट में कन्वर्ट होगा, इसलिए करंट डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो डीके ऑफ करंट का डेरिवेशन आप पढ़ चुके हो, जब करंट इसमें डीके करने लगेगी तो उसका ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आता है। करंट का इक्वेशन आता है I इक्वल्स E बाई आर इन टी पावर माइनस टी बाई टाउ, ये डेरिवेशन में पढ़ा चुका हूँ। डीके ऑफ करंट इज इट। अब बच्चों आपके क्वेश्चन में टाउ की वैल्यू क्या होगी, एल बाई आर, एल को हेनरी में लिखो 0.03 हेनरी, आर को में लिखो 150 ओम, सॉल्व करने पर आएगा 3/15,000 सेकेंड, इज इट। अब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिली सेकेंड में आएगा, 3000/15,000 मिली सेकेंड, शॉर्ट में लिख सकते हो 1/5 मिली सेकेंड, दैट इज 0.2 मिली सेकेंड। तो टाउ की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब आपसे क्वेश्चन में करंट की वैल्यू तब पूछा है जब टाइम का रीडिंग 1 मिली सेकेंड हुआ है। डिकेइंग करंट का फॉर्मूला रिपीट करो, टी की जगह पे 1 मिली सेकेंड पुट करो और आई की वैल्यू सॉल्व करो, ईएमएफ की वैल्यू पुट कर डालो, आर की वैल्यू पुट कर डालो, ईएमएफ इज 15 वोल्ट, आर इज 150 ओम, टाइम टी की वैल्यू 1 मिली सेकेंड, टाउ की वैल्यू 0.2 मिली सेकेंड। आप समझते हो कि ये जो रेशियो होगा वो डायमेंशनलेस होगा और ये रेशियो आएगा 5। फाइनली यू विल हैव 1/10 इन टी पावर माइनस 5, e पावर माइनस 5 को डिनोमिनेटर में लाओ। नाउ करंट I becomes 1/10 into e पावर 5। आपके क्वेश्चन में e पावर 5 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 150 दिया है, पुट कर डालो। बच्चों ये हो गया 1/1500 एम्पियर, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिली एम्पियर में आएगा, न्यूमरेटर को 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये मिली एम्पियर हो गया। 1000 को 1500 से डिवाइड करते हो बच्चों, सो 0.67 आता है, तो आपके डिकेइंग करंट का आंसर आएगा 0.67 मिली एम्पियर, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए डिकेइंग करंट 0.67। Figure shows a circuit that contains three identical resistors with resistance R equals 9.0 ohm each. Two identical inductors with inductance L equals 2.0 millihenry each. And an ideal battery with EMF E equals 18 volt. The current I through the battery just after the switch closed is current I through the battery। ये पूछा है बच्चों, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। प्यारे बच्चों ये मल्टी लूप सर्किट है, आप बहुत ध्यान से देखो, और ये क्वेश्चन रिसेंटली नीट में पूछा हुआ है।
जैसे कि मेडिकल वाले बच्चे समझते हैं कि हमको ये चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, क्या करेंगे पढ़ के। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऐसी सोच रखोगे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये नीट का ही क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ट्रिक पहले भी समझा चुका हूँ। स्विच को कनेक्ट करने के बाद बैटरी से बहने वाली इमीडिएट करंट आपसे पूछा है, 4 ऑप्शन दिया है। प्यारे बच्चों, इस पूरे डायग्राम में एक ही बैटरी है, और जब बैटरी शुरू में ये ओपन है, डिस्कनेक्टेड है, तो इसमें करंट नहीं होगी, यहाँ भी करंट नहीं होगी, यहाँ भी करंट नहीं होगी, यहाँ भी करंट नहीं होगी, इस पे चार्ज भी नहीं होगा, इस सर्किट में कहीं करंट नहीं होगी। ना तो करंट होगी ना तो चार्ज होगा, क्योंकि बैटरी, आप जैसे स्विच को ऑन करते हो बैटरी अपना वर्क शुरू करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से क्लॉकवाइज करंट सेंड करना शुरू करेगी। तो इसमें करंट डाउनवर्ड आना चाहेगी, इसमें डाउनवर्ड आना चाहेगी, इसमें डाउनवर्ड आना चाहेगी, यहाँ से क्लॉकवाइज आना चाहेगी, ऐसा होगा। लेकिन बच्चों, जस्ट आफ्टर द स्विच क्लोज का मतलब है टी इक्वल्स जीरो। एट टी इक्वल्स जीरो पे इसमें करंट जीरो थी, तो इसका इंड्यूस्ड एमएफ उसको जीरो मेंटेन रखेगा। ये ट्रिक मैं आपको सिखा चुका हूँ। इसमें करंट जीरो थी तो इसका इंड्यूस्ड एमएफ करंट को शुरू में जीरो बनाए रखेगा। आई मीन इस इस आर्म में, इस वर्टिकल आर्म में कोई करंट नहीं होगी टी इक्वल्स जीरो पे। हाउएवर इसमें खाली रजिस्टर है तो इसमें करंट फ्लो करेगी। इज इट? यहाँ पे करंट दो रास्तों में बटेगी। तो कैपेसिटर में तो लेंज लॉ अप्लाई नहीं होता, कैपेसिटर के थ्रू यहाँ से करंट तो बहना चाहेगी, लेकिन इंडक्टर में लेंज लॉ अप्लाई होता है। इसमें करंट जीरो थी तो इंड्यूस्ड एमएफ उसको जीरो बनाए रखेगा। आई मीन इंडक्टर वाले पोर्शन में करंट जीरो होगी, लेकिन जो करंट ऐसे डाइवर्ट होके आ रही होगी वो राइट साइड में टर्न हो जाएगी, कैपेसिटर के रास्ते से फ्लो करेगी और फिर इस तरह से सर्कुलेट होगी। रेजिस्टेंस में भी करंट होगी क्योंकि यहाँ लेंज लॉ चलता नहीं है। करंट डाउनवर्ड आएगी, फिर यहाँ पे कंबाइन हो जाएगी, फिर करंट लेफ्ट साइड में जाएगी और बैटरी से सर्कुलेट होगी। फाइनली बच्चों, मैंने आपको क्या समझाया कि इस पूरे आर में करंट जीरो होगी टी इक्वल जीरो पे। जब करंट जीरो होगी तो ये यूजलेस है, मैं इसको हटा सकता हूँ यहाँ से। इस इंडक्टर में करंट जीरो होगी तो ये यूजलेस है, इसको भी मैं हटा सकता हूँ यहाँ से। और आपको ट्रिक मैं समझा चुका हूँ, टी इक्वल जीरो पे चार्ज हो नहीं पाता, इसके प्लेट्स पे चार्ज की वैल्यू जीरो मानी जाती है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी फार्मूले से जीरो आता है। तो टी इक्वल जीरो पे जब कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आता है तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। बच्चों, इसमें मैं करंट तो दिखा सकता हूँ, इन टी इक्वल जीरो पे इसको शॉर्ट सर्किट की तरह दिखाएंगे और इंडक्टर को ओपन दिखाएंगे क्योंकि ये करंट को बहने नहीं देता। तो इसको ओपन कर देंगे, इस पूरे को ओपन कर देंगे और इसको शॉर्ट करा देंगे, तो एक डिफरेंट टाइप का डायग्राम बनेगा और ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। मैंने इसको ओपन सर्किट दिखाया, इंडक्टर को यहाँ पे ओपन दिखाया, कैपेसिटर के यहाँ पे शॉर्ट दिखाया, बैटरी वैसे काम करती रहेगी। बच्चों, फाइनली आपका जो सर्किट है ये एलिमिनेट हो जाएगा और इतना पोर्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस वाले आर में आपको केवल इफेक्टिव आर दिखेगा, सी तो शॉर्ट करा दिए हो। इस आर में भी इफेक्टिव आर दिखेगा और इसमें एक बैटरी दिखेगी। अल्टीमेटली आपका जो सर्किट हुआ बच्चों वो इस फिगर में दिखाया हूँ। यहाँ पे केवल आर दिखेगा, यहाँ भी खाली आर दिखेगा। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में माने जाएंगे और आइडेंटिकल होने की वजह से बैटरी से निकलने वाली मेन करंट 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, I/2 डाउनवर्ड, I/2 डाउनवर्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में और आइडेंटिकल है। ताई को निकालने के लिए अब हम लोग किसी भी लूप में किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर ले, कोई भी लूप लेकर किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर लो, करंट आई की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने लिखा है कि अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ इन द लूप ABCD A B C D A। तो कैसे बनेगा इक्वेशन बच्चों?
पॉइंट ए से मूव करता हूँ क्लॉकवाइज, वी ए नथिंग, माइनस आर बाई 2 इंटू आर नथिंग, प्लस ई एम एफ इक्वल टू वी ए। यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है। वी ए माइनस आर बाई 2 इंटू आर प्लस ई एम एफ इक्वल टू वी ए। वी ए को ट्रांसफर करो, कैंसिल आउट हो गया। आई बाई 2 आर इक्वल सी एम एफ, और आई की वैल्यू 2 ई बाई आर। ई और आर की वैल्यू पुट करो, 4 एम्पियर, आई इक्वल्स 4 एम्पियर। ऑप्शन सी। बच्चों मैंने करेक्शन कर लिया है तो एक ऑप्शन मैच करा दिया है, ऑप्शन सी 4 एम्पियर। फोर एम्पियर ऑप्शन मैच करा दिया है, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन जो आपको पेपर में दिखेगा, ये नीट का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे चारों में से कोई ऑप्शन मैच नहीं होता। ये क्वेश्चन उन लोगों ने गलत बनाया है। फिलहाल क्वेश्चन तो सही था, मैंने सही तरीके से सॉल्व किया है, तो सी में करेक्शन करके 4 एम्पियर दिखा दिया है, लेकिन ओरिजिनल पेपर में आप यहाँ 4 एम्पियर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, चारों में से कोई मैच नहीं करेगा। लेकिन मैंने करेक्शन कर दिया है और ऑप्शन मैच करा दिया है, और मैंने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। इसी ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। सी ऑप्शन मैच होगा, 4 एम्पियर। सो बच्चों आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। और एलिमेंट्री लेवल के जितने क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट, वो मैंने आपको ऑलमोस्ट सॉल्व करा दिए, और जो एलिमेंट्री लेवल के डेरिवेशंस थे वो भी मैंने करा दिए। तो एलिमेंट्री लेवल का जो कॉन्सेप्ट है मैंने अपनी इस बुक से कंप्लीट करा दिया, लेकिन मैंने एडवांस सीरीज़, एडवांस वर्जन भी पब्लिश कर रखा है। उसमें RTJE एडवांस के कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन, कुछ बड़े बड़े डेरिवेशन, ग्राफिकल एनालिसिस सिखाना बाकी है। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको कुछ RTJE एडवांस ओलंपियाड लेवल के कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, और कुछ बिग साइज के न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। फिलहाल इस एलिमेंट्री लेवल में ट्राई आउट सप्लीमेंट स्टार्ट हो गया है। अगर आपने मेरी बुक परचेज कर रखी है, ऑर्डर कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आप अटेम्प्ट करो। मैंने आपको सफिशिएंट न्यूमेरिकल करा दिए। आप प्लैनेट 10+2 लेवल का जो आर्काइव है, इसकी आप खुद से प्रैक्टिस करो। बोर्ड के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, खुद से प्रैक्टिस करो। आंसर मैंने लिख रखा है, मैच करा लेना। इसके बाद बच्चों गैलेक्सी लेवल का भी आर्काइव है, जो जेई मेन, नीट यूजी, सेट सब्जेक्ट टेस्ट का आर्काइव है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, आप इस आर्काइव की प्रैक्टिस करो, और लास्ट में इसका आंसर की दिया हुआ वहाँ से मैच कराओ। बच्चों इस बुक में क्वेश्चन इसीलिए दिए गए हैं कि पहले मेरे से 100 एग्जाम्पल पढ़ लो, सीख लो, उसके बाद ये सारे आर्काइव की प्रैक्टिस करो, फुल कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं, होप आप इसे करोगी। बच्चों गैलेक्सी नाम की जो आर्काइव है उसमें टोटल कॉम्पिटिशन्स के 167 क्वेश्चन हैं, और इसका आंसर की भी लास्ट में दे रखा है, आप आंसर की मैच करा लेना। कहीं पे कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे डिस्कस कर सकती हो, आंसर की यहाँ पे दिया हुआ है, इसे मैच करा लेना। टोटल क्वेश्चन 167, देखो। तो प्यारे बच्चों फिर से याद रखो कि नेक्स्ट एपिसोड मेरा एडवांस लेवल का होगा। उसमें कुछ बिग डेरिवेशंस होंगे, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होंगे, ग्राफिकल एनालिसिस कंप्लीट होगा, उसके बाद जे एडवांस और ओलंपियाड्स के बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, वो मैं कराने जा रहा हूँ। फिर आपको इस चैप्टर में बेटर कॉन्फिडेंस गेन होने जा रहा है। सो इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड विश यू गुड नाइट, सी यू अगेन।